जॉर्ज सोरोस, एक नाम और कई पहचान। समर्थकों के लिए दानी, उद्योगपति और लोकतांत्रिक संस्थाओं के संरक्षक, आलोचकों की नजर में अमीर अवसरवादी नेता, आर्थिक अपराधी और खतरनाक विचारक। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स इससे कई कदम आगे निकल जाते हैं। उनके लिए जॉर्ज सोरोस व्हाइट जेनोसाइड के मास्टरमाइंड, पश्चिमी देशों के सबसे बड़े दुश्मन और नाज़ी विचारधारा के प्रवर्तक हैं। दिलचस्प यह है कि सोरोस यहूदी हैं। जब हिटलर यहूदियों का नरसंहार करवा रहा था तब वो हंगरी में ही थे, किसी तरह बचे थे। उनके पिता ने यहूदी पहचान छिपाने के लिए अपना नाम बदल लिया था। सोरोस के परिचय का एक सिरा बैंक ऑफ इंग्लैंड से भी जुड़ता है। 1992 में उन्होंने जल्दी में हजारों करोड़ रुपए की कीमत की ब्रिटिश करेंसी बेची। इससे करेंसी मार्केट में भूचाल आया। बीओई घुटनों पर आ गई थी। उस घटना को ब्लैक वेंसडे के नाम से जाना जाता है। तो आज ऐसा क्या है जो हम सोरोस की चर्चा कर रहे हैं? दरअसल 29 अगस्त 2023 को खोजी पत्रकारों की संस्था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी कि OCCRP ने अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट पब्लिश की। दावा किया अडानी समूह ने फायदा कमाने के लिए संदिग्ध तरीकों का इस्तेमाल किया। OCCRP को फंड देने वालों में जॉर्ज सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन भी है। अडानी समूह ने कहा कि इस रिपोर्ट में कुछ नया नहीं है, ये हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का दोहराव है। रिपोर्टर दावों पर हमने 31 अगस्त के लल्लन टॉप शो में विस्तार से बात की है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की दुनियादारी में हम जानेंगे जॉर्ज सोरोस और ब्लैक वेंसडे की कहानी क्या है, सोरोस को लेकर क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं और सोरोस पर लगने वाले आरोपों में कितना दम है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी जॉर्ज सोरोस की। साल 2018 हंगरी ने अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए कानून बनाया। इसके तहत हंगरी आने वाले अवैध शरणार्थियों की मदद को गैर कानूनी बना दिया गया। अगर आप उन्हें खाना भी देते या उनके हक में रैली करते हैं तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। हंगरी की सरकार ने इस कानून का नाम रखा स्टॉप सोरोस लॉ। जो सोरोस को रोकने की बात हो रही थी वो जॉर्ज सोरोस ही थे। इसकी वजह क्या थी? एक मुल्क की सरकार उद्योगपति के विरोध में कानून क्यों लाई? इसकी वजह हंगरी के मौजूदा प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान और जॉर्ज सोरोस के बीच चल रहे टकराव से जुड़ी हुई है। ओरबान 2010 से सत्ता में है, कट्टर दक्षिणपंथी माने जाते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका का विरोध करते हैं। सरकार में आने के बाद उन्होंने इस तरह परिसीमन कराया ताकि उनकी पार्टी को फायदा मिल सके। वो कई मौकों पर उदार लोकतंत्र को खत्म करने की बात करते हैं, उन पर विरोधियों को दबाने के आरोप लगते हैं। इसके अलावा ओरबान ग्रेट रिप्लेसमेंट जैसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का जमकर प्रचार प्रसार भी करते हैं। और ये थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है दुनिया भर के अमीर लोगों का एक गुट है। ये गुट एक नस्ली मकसद से काम कर रहा है। वे यूरोप में अप्रवास, अंतरजातीय शादी और एकीकरण को बढ़ावा देते हैं। इससे श्वेत नस्ल के लोगों की शक्ति कम हो रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन अश्वेत आबादी हावी हो जाएगी और उन्हें गुलाम बना लिया जाएगा। ये ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी के प्रवर्तकों का मत है। ओरबान आरोप लगाते रहे कि जॉर्ज सोरोस ग्रेट रिप्लेसमेंट को बढ़ावा देने वाले गुट का हिस्सा हैं। उनके दिए पैसों से ही अवैध प्रवास बढ़ा है। 2015 में यूरोप में पैदा हुए शरणार्थी संकट के लिए भी सोरोस को जिम्मेदार बताया जाता है। इन्हीं वजहों से 2018 में विक्टर ओरबान ने स्टॉप सोरोस लॉ बनाया था और इस कानून का विरोध होता रहा है। मानवाधिकार संगठनों ने इसकी आलोचना की, मगर ओरबान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सत्ता में बने हुए हैं, उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत ही की है। फिर भी उन्हें सबसे ज्यादा खतरा हंगरी में काम कर रहे मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक संस्थाओं से लगता है। इन संगठनों को पैसा देने वालों में जॉर्ज सोरोस सबसे आगे हैं। वो 1984 से ही हंगरी में मदद देते रहे हैं। इसी पैसे से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी भी चलती है। ओरबान का मानना है कि ये यूनिवर्सिटी हंगरी के समाज को बर्बाद कर रही है। वो इसे बंद करने के लिए कैंपेन चला चुके हैं। ये तो हो गई हंगरी सरकार और सोरोस के बीच टकराव की कहानी। अब एक और दिलचस्प तथ्य आपको बताते हैं। जो हंगरी की सड़कों पर सोरोस को विलन बताने वाले पोस्टर लगते हैं, वहीं पर अगस्त 1930 में वो पैदा हुए थे। 1930 के दशक का हंगरी यहूदियों के प्रति उतना उदार नहीं था। उन्हें भेदभाव झेलना पड़ता था। इसलिए जॉर्ज सोरोस के पिता ने अपना सरनेम बदल लिया था। 1944 में हिटलर के जर्मनी ने हंगरी पर कब्जा कर लिया। तब तक दूसरा विश्व युद्ध खात्मे की तरफ था और हिटलर की सनक चरम पर पहुंच रही थी। यहूदियों को गैस चेंबर्स में मारा जाने लगा था। हंगरी में यहूदी बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया गया। उन्हें डिपोर्टेशन का नोटिस डिलीवर करने का काम सौंपा गया। इन बच्चों में जॉर्ज सोरोस भी थे।
1945 में बुडापेस्ट की घेराबंदी हुई। सोवियत संघ और जर्मनी के सैनिक कब्जे के लिए एक एक घर में जाकर लड़ रहे थे। एक बार सोरोस का परिवार भी निशाने पर आया, मगर वे खुद को ईसाई बताकर बचने में सफल रहे। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जॉर्ज सोरोस लंदन गए। वहाँ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। पढ़ाई का खर्च चुकाने के लिए कुली और वेटर की नौकरी भी की। 1956 में न्यूयॉर्क गए, फंड मैनेजर के तौर पर काम किया। 1970 में सोरोस फंड मैनेजमेंट बनाई। ये कंपनी अलग अलग निवेशकों का पैसा मार्केट में लगाती है और फिर उससे होने वाला फायदा शेयर करती है। ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाली इन्वेस्टमेंट कंपनियों में से है। जॉर्ज सोरोस इस कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान में देते हैं। ये दान उनकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए दिया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। सोरोस को लगा कि मेरे पास बहुत पैसा हो गया, अब इसका इस्तेमाल दूसरों के लिए करना चाहिए, और इस इरादे से उन्होंने OSF की नींव रखी थी। OSF की वेबसाइट पर छपी जानकारी के मुताबिक ये दुनिया भर के 120 देशों में एक्टिव है। और मकसद क्या है? समावेशी और विविधतापूर्ण लोकतंत्र को बढ़ावा देना। इसके लिए OSF क्या क्या करता है? रिसर्च, एडवोकेसी, फंड की मदद, जरूरी क्षेत्रों में निवेश और लॉबिंग। OSF ने अभी तक लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ग्रांट दिया है। दावा यह भी है कि जॉर्ज सोरोस ने 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रकम OSF को दी है। कुछ अहम ग्रांट्स के बारे में हम आपको भी बता देते हैं। सोरोस ने सबसे पहले साउथ अफ्रीका में अश्वेत छात्रों को स्कॉलरशिप बांटी थी। उस दौर में साउथ अफ्रीका में नस्ल भेदी शासन चल रहा था। 1980 के दशक में उन्होंने सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के देशों में लोकतंत्र समर्थक संस्थाओं को मदद दी। इन देशों में कम्युनिस्ट सरकार थी। 1984 में सोरोस ने अपने पैतृक देश हंगरी में यूरोप की पहली ओपन सोसाइटी शुरू की। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी बनाई, NGO को पैसे दिए, थिएटर्स और लाइब्रेरी खोलने में मदद की, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी मदद दी। हंगरी में मदद पाने वाले छात्रों में एक विक्टर ओरबान भी थे। वो तब लोकतंत्र के समर्थक हुआ करते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद वही ओरबान सोरोस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे। अमेरिका में सोरोस के फाउंडेशन ने जो बाइडेन वाली डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी को फाउंडेशन की तरफ से लगभग 1000 करोड़ रुपए की मदद मिल चुकी है। अमेरिका में सोरोस वैचारिक राजनीति में भी दखल रखते हैं। सबसे पहले 2004 में चर्चा में आए थे। उस समय हुए राष्ट्रपति चुनाव में जॉर्ज W. बुश का विरोध किया। सोरोस ने 2003 में इराक पर हमले की आलोचना भी की थी। उन्होंने 2008 में बराक ओबामा और 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में हिलरी क्लिंटन का सपोर्ट किया। इन वजहों से वो डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के निशाने पर रहते हैं। पिछले कुछ समय से सोरोस दुनिया भर की पॉलिटिक्स पर भी बयानबाजी करते हुए दिखे हैं। वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोआन के खिलाफ बोलते रहे हैं। कई मौकों पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी वो आलोचना कर चुके हैं। 2020 में कहा था, सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक नज़ारा भारत में दिख रहा है, जहां लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्रवादी मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे अर्ध स्वायत्त मुस्लिम इलाके कश्मीर में कठोर नियम थोप रहे हैं और लाखों मुस्लिमों की नागरिकता छीनने की धमकी दे रहे हैं। फरवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद कहा था, अडानी समूह ने स्टॉक मार्केट में फंड बढ़ाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। अडानी पर स्टॉक की कीमत बढ़ाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करने के आरोप है। उनका स्टॉक ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गया है। मोदी इस पर चुप हैं, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में इसका जवाब देना होगा। इसका जवाब देते हुए विदेश मंत्री S. जयशंकर ने कहा था, जॉर्ज सोरोस एक बूढ़े अमीर पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति हैं, जिन्हें ये लगता है कि उनके अनुसार ही पूरी दुनिया चलनी चाहिए। अगर मैं ठीक कहूँ तो वो बूढ़े अमीर और पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के साथ साथ खतरनाक भी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी सोरोस को निशाने पर लिया था। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा था, जिस आदमी ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को घुटनों पर लाया, उसे लगता है कि वो भारत के लोकतंत्र को भी बर्बाद कर देगा। सोरोस और OSF पर क्या क्या आरोप लगते हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। आलोचक OSF को एजेंट ऑफ केओस यानी अराजकता फैलाने वाले संस्थान की तरह बताते हैं। आरोप है कि संस्था कई देशों में अस्थिरता फैलाने की साजिश रच रही है। दूसरा आरोप, सोरोस ने अरब स्प्रिंग को भड़काने में मदद की थी। 2010 और 2011 में नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया के देशों में क्रांति हुई थी। कई तानाशाही सरकारों को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। नंबर 3, सोरोस ने 2015 में यूरोप में शरणार्थी संकट बढ़ाने में मदद की। वे शरणार्थियों को यूरोप आने के लिए उकसा रहे हैं, हालांकि इस संबंध में कभी कोई सबूत नहीं पेश किया गया। नंबर 4, 2018 में तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोआन ने आरोप लगाया था कि सोरोस उस्मान कवाला को सपोर्ट कर रहे हैं। एर्दोआन मानते हैं कि कवाला उनकी सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं। अब सोरोस के खिलाफ चलने वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में भी जान लेते हैं।
दो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का हम यहाँ जिक्र करेंगे। नंबर 1, नाज़ियों का साथ दिया था। दावा किया जाता है कि सोरोस ने यहूदियों को नाज़ियों के हवाले किया, फिर उनकी संपत्ति लूट ली। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा इसी लूट से आया है। उनके नाम से एक तस्वीर भी चलती है, इसमें सोरोस को नाज़ी ड्रेस में दिखाया गया है। 2020 में न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने इसी तरह के और भी दावों का फैक्ट चेक किया। उनकी पड़ताल में दावा झूठा निकला था। नंबर 2, व्हाइट जेनोसाइड के मास्टरमाइंड हैं। ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी को व्हाइट जेनोसाइड भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक कहते हैं गरीब देशों से आए अश्वेत शरणार्थी स्थानीय श्वेत लोगों को गौण कर देंगे, यूरोप के मूल लोग गुलाम बनकर रह जाएंगे। कॉन्स्पिरेसी फैलाने वालों का आरोप है कि सोरोस इसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा भी उनको लेकर कई और थ्योरीज चलती हैं। ऐसी थ्योरीज का कोई सिर पैर नहीं मिलता। जानकारों का मानना है कि सोरोस आलोचनाओं से परे नहीं है। उन्होंने फायदा कमाने के लिए अतीत में कई ऐसी हरकतें की हैं जिनसे आम जनता को भारी नुकसान हुआ। 1997 में मलेशिया ने आर्थिक संकट के लिए सोरोस को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन बिना किसी सबूत के उन्हें हत्यारा, यहूदी विरोधी और किसी देश का दुश्मन घोषित कर देना अतार्किक है। अब ब्लैक वेडनेसडे के बारे में भी आपको बताते हैं। 1979 में यूरोप के कुछ देशों ने यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म की स्थापना की। इसके जरिए सदस्य देशों की करेंसी को स्थिर रखने की कोशिश की जा रही थी। ब्रिटेन ने 1990 में ERM ज्वाइन किया। उसे लगा इससे वो अपनी करेंसी मजबूत कर सकेगा, महंगाई कम होगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। इस व्यवस्था की अपनी कुछ खामियां थीं। सटोरियों ने इन लूप होल्स को भांप लिया और ERM व्यवस्था पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। उन्हें चुप कराने के लिए इंग्लैंड ने एक तरकीब चली। उसने अहम ब्याज दरें बढ़ा दी ताकि पाउंड का भाव बढ़ जाए। जॉर्ज सोरोस जैसे सटोरियों के मुताबिक पाउंड के भाव को अपनी सहूलियत के हिसाब से घटाना बढ़ाना ठीक नहीं है। सटोरियों को समझ में आ गया था कि ERM सिस्टम में इस तरह का दखल पाउंड पर भारी पड़ेगा। इसी अंदाजे के साथ सोरोस ने पाउंड पर शॉर्ट पोजीशन ले ली। शेयर या एसेट के दाम गिरने पर शॉर्ट पोजीशन लेने वाले को फायदा होता है। सोरोस की तरकीबों से बाजार में पाउंड की एकाएक सप्लाई बढ़ गई और इसका दाम तेजी से घटने लगा। सोरोस ने पहले $1.5 अरब यानी कि आज के समय में लगभग 13,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था। कुछ समय बाद सोरोस ने निवेश बढ़ाकर 83,000 करोड़ कर दिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पाउंड में गिरावट रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी कदम काम नहीं आया। मामला कंट्रोल से बाहर जाने लगा था। ब्रिटेन की सरकार ने फैसला किया वो अब फिक्स एक्सचेंज रेट पर पाउंड नहीं खरीदेगी, जबकि ERM सदस्य होने के नाते उसे फिक्स रेट ही फॉलो करना था। इसलिए ब्रिटेन ने ERM से अलग होने का फैसला किया। ब्रिटेन के ERM से अलग होते ही पाउंड बुरी तरह टूट गया। डॉलर के मुकाबले 25% गिर गया। वो तारीख थी 16 सितंबर 1992 की और दिन था बुधवार का। इसलिए इस घटना को ब्लैक वेडनेसडे का नाम मिला। गिरावट से सोरोस को लगभग 8,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। सोरोस अमीर जरूर हो गए, लेकिन काफी बदनामी भी उनको मिली, क्योंकि उनकी तरकीबों की वजह से आम जनता को काफी नुकसान हुआ था। तो आज का दुनियादारी दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। जाते जाते एक और जानकारी लेते जाइए। G20 की सबसे सरल और सबसे सरस कवरेज 1 सितंबर से शुरू हो चुकी है। G20 360 डिग्री नाम से आपके अपने लल्लन टॉप पर क्या क्या मिलेगा? G20 के देशों के रोचक किस्से और फैक्ट्स, भारत के साथ उनके संबंध, उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों की अनसुनी कहानियां। सिर्फ इतना ही नहीं, 9 और 10 सितंबर को मिलेगी समिट की लाइव अपडेट। पिटारे में और भी बहुत कुछ है, बने रहिए हमारे साथ। दुनियादारी का सिलसिला चलता रहेगा। अब अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।